जी, अब हमने जो टॉपिक करना है दैट इज़ क्रोनिक हाइपरटेंशन। सबसे पहले वो ये बात करता है कि क्रोनिक हाइपरटेंशन का जो मेजर कॉज़ होता है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन है। मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन बताई थी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी की, तो मैंने वहाँ पे भी मेंशन किया था कि यूजुअली जो क्रोनिक हाइपरटेंशन का कॉज़ है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, यानी हमें एज़ सच कोई सेकेंडरी कॉज़ नहीं मिल रहा होता। लेकिन फिर भी ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, यानी पहले आपने सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई सेकेंडरी कॉज़ ढूँढने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी आपको सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी कोई कॉज़ नहीं मिलता, फिर आपने डायग्नोसिस बनाना है कि ये एसेंशियल हाइपरटेंशन है। अब वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो हम करेंगे, हम सीरम क्रिएटिनिन देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन एनालिसिस करेंगे, प्रोटीन, ब्लड और ग्लूकोज के लिए प्रोटीन क्वांटिफिकेशन, रीनल अल्ट्रासाउंड। मतलब ये सारे जो हमने टेस्ट किए हैं ये किडनी से रिलेटेड है। हमने किडनी से रिलेटेड देखा है कि कोई जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है, इस तरह के कोई कॉजेज हैं, या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, तो इनमें से तो कोई कॉज नहीं है हाइपरटेंशन का। फिर ऑटो एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करनी है, कार्डियक इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, ईसीजी करेंगे, उसकी इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, ये भी हमने देखेंगे कि कोई हार्ट रिलेटेड कॉज तो नहीं है हाइपरटेंशन का। ठीक है। और फिर जो है ना ये सब हम इन्वेस्टिगेशंस करें कि हम सेकेंडरी कॉज ढूंढने की कोशिश करें। रीनल कॉजेज जो है वो 80% तक कॉज केस में सेकेंडरी हाइपरटेंशन में रीनल कॉजेज होते हैं। यानी पहले तुमने ये कह दिया ना कि सबसे मेजर कॉज एसेंशियल हाइपरटेंशन है। फिर जो बाकी 10% बचे ना उनमें सेकेंडरी कॉज होता है। वो जो सेकेंडरी कॉज होता है उन 10 में से 80% जो है ना वो रीनल कॉज होता है, इसलिए हमने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किडनी रिलेटेड करवाई है। और बाकी जो है ना वो फिर दूसरे कॉज हो सकते हैं। उसने एक पूरी लिस्ट आपको दे दी है क्रोनिक हाइपरटेंशन के कॉजेज की, जिनमें सबसे ऊपर आएगा इडियोपैथिक, जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है। नहीं, बल्कि इडियोपैथिक को एसेंशियल हाइपरटेंशन से अलग रखा है। इडियोपैथिक अलग है, एसेंशियल हाइपरटेंशन अलग है। फिर उसने कहा वास्कुलर डिसऑर्डर, फिर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, रीनल डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक या नेफ्रिटिक सिंड्रोम, कोलेजन वास्कुलर डिजीज, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, एसएलई, रूमेटाइड, एंडोक्राइन डिजीज है, कोई फियोक्रोमोसाइटोमा है, कॉन सिंड्रोम है, कुशिंग सिंड्रोम है, डायबिटीज है। तो ये सारे जो कॉजेज है ना, ये सारे हैं जो कि सेकेंडरी कॉजेज हो सकते हैं हाइपरटेंशन के, क्रोनिक हाइपरटेंशन में। अब वो बात करें कि जो मदर का रिस्क है ना प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन में, वो ये है कि उसको प्री क्लैम्शिया हो सकता है। मतलब पहले से उसको प्रेगनेंसी से पहले ही उसको हाइपरटेंशन रहती है। अब जो वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको प्री क्लैम्शिया डेवलप कर सकता है, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, इंट्रा सेरिब्रल हैमरेज हो सकता है। तो ये सारे कोजेज है जो मदर से रिलेटेड है। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि जो जितनी भी क्रोनिक हाइपरटेंशन की फीमेल होती हैं उनमें 1/3 को प्री क्लैम्शिया डेवलप हो जाता है प्रेगनेंसी में। और इसको मैनेज कैसे करना है, अगर तो माइल्ड सा केस है 150 से कम ही बीपी रहता है, तो एज सच कोई इमीडिएट इंडिकेशन नहीं है ट्रीट करने की। तो फिर जो है ना प्रेगनेंसी को आपने मॉनिटरिंग पे रखना है, और बीपी को मॉनिटर करते जाओ और देखते जाओ कि कहीं कोई प्री क्लैम्शिया का फीचर तो डेवलप नहीं हो गया। इसके लिए आपने जो है ना वो उसका यूरिन एनालिसिस भी करते जाना है, उसका एग्जामिनेशन भी करना है, उसका बीपी भी मॉनिटर, मतलब आपने ये देखना है प्री क्लैम्शिया डेवलप ना हो जाए। और साथ आपने अल्ट्रासाउंड स्कैन करके फीटस को भी देखना है कि कहीं फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन डेवलप ना हो जाए। ठीक है, तो फीटस की भी मॉनिटरिंग करते रहना है, मदर की भी मॉनिटरिंग करते रहना है। और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन आप दे सकते हो। अब वो कह रहा है कि अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन की कोई फीमेल होगी ना, अगर उसको पहले से हाइपरटेंशन है, तो यूजुअली वो कोई ना कोई मेडिसिन ले रही होगी, कोई एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रही होगी। अब वो वाली मेडिसिन आपने पहले ट्राइमेस्टर में छुड़वा देनी है, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में वैसे ही आपको पता है कि वेजोडाइलेशन हो जाती है। जब वेजोडाइलेशन हो जाती है तो बीपी उसका वैसे ही नॉर्मल हो जाना है। अगर हाई भी रहता हो तो अब उसकी वेजोडाइलेशन वैसे नॉर्मल हो जाएगा। तो पहले ट्राइमेस्टर में उसको एज सच, फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में उसको एज सच मेडिसिन कोई लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपने किसी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन भी उसे रखना भी है, तब भी आपने उसको एस इनहिबिटर और एब्स कभी नहीं देने, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कभी भी नहीं देने, क्योंकि ये जो है ना टेराटोजेनिक होते हैं। और आपने एटिनोलोल भी उसको नहीं देनी, यानी बीटा ब्लॉकर है ये भी नहीं देने। ये दोनों ही जो टेराटोजेनिक होते हैं इनके नेगेटिव इफेक्ट आते हैं फीटल ग्रोथ पे। अब अगर उसका बीपी कंसिस्टेंटली 150 से हाई रह रहा है, तो तब आपने एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन शुरू करनी है। यानी पहले था कि 150 से कम है तब एंटी हाइपरटेंसिव देने की जरूरत नहीं है, तब सिंपली हम मॉनिटरिंग कर रहे थे, फीटल की मॉनिटरिंग कर रहे थे, मदर की मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन अगर बीपी 150 से कम होता ही नहीं, 150 से ज़्यादा रहता है, फिर आप एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन दे सकते हो, और वो आपको पता है कि आपने कौन सी देनी है। अब आगे उसने एक चीज़ बताई कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन तो हम दे देंगे, और ये जो है ना वो इंट्रासेरेब्रल हैमरेज इसको भी रिड्यूस कर देगी, लेकिन ये प्लेसेंटल अब्रप्शन को और प्री क्लैम्शिया को डेवलप होने से रोक नहीं सकती। कि अगर आप उसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन दे भी रहे हो फिर भी उसमें प्री क्लैम्शिया डेवलप हो सकता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब जो प्रेफर की जाती है ड्रग, उनमें सबसे पहले तो लबीटालोल है, फिर नेफिडिपिन है, फिर मेथाइलोपा है। ठीक है, ये तीनों ड्रग्स हमने पहले देखी ना प्री क्लैम्शिया में, तो ये तीनों हम देते हैं अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन में हमें देनी पड़े। अब इसका एम क्या है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन का, हमारा एम है कि जो बीपी है वो बिलो 160 रहे, और जो डायस्टोलिक है वो बिलो 100 रहे, यानी 80 और 100 के दरमियान रहे। ठीक हो गया। फिर वो आगे एक पैराग्राफ में बात करता है कि वैसे तो इसकी मैनेजमेंट क्रोनिक हाइपरटेंशन की यही आती है कि आपने क्लोज मॉनिटरिंग करनी होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मदर की मॉनिटरिंग, फिटस की मॉनिटरिंग, की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ना डेवलप हो जाए, प्री क्लैम्शिया ना डेवलप हो जाए। प्री क्लैम्शिया के लिए मॉनिटरिंग हम इसलिए करें, प्री क्लैम्शिया को डेवलप होने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग हम इसलिए करें ताकि अर्ली रिकॉग्निशन करके उसको ट्रीट कर सकें। और वो वाली वुमेन जिनको हाइपरटेंसिव मेडिकेशन हम दे रहे हैं उनमें यूजुअली हम डिलीवरी 39 वीक तक लेकर जा सकते हैं कि 39 वीक तक डिलीवरी करवाएं। लेकिन बाज़ औक़ात जल्दी भी करवानी पड़ सकती है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए। ठीक है।
अब डिलीवरी के बाद जो मदर का बीपी है वो यूजुअली डिक्रीज़ कर जाता है, लेकिन फिर भी उसकी सर्विलेंस करनी है, क्योंकि ये अगेन इंक्रीज़ कर सकते हैं थर्ड और फोर्थ पोस्टपार्टम डे पे, तो उसकी स्क्रीनिंग आपने करते रहना है। और अब जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग आपने मदर को कहना है कि ब्रेस्ट फीड भी करवाए, और अब आप उसकी मेडिसिन जो है वो ड्रग चेंज भी कर सकते हो, कि पहले तो आप सिर्फ वो दे रहे थे जो प्रेगनेंसी में सेफ है, अब आप उसको उसकी अब वाली कंडीशन के हिसाब से कोई मेडिसिन दे सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो जो अब हमने डिस्कस किया इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी रिस्क फैक्टर बताएं हमें, कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिन केसेस में अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन हो तो वो चेंज हो जाती है प्री क्लैम्पशिया में, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रीनल डिजीज, फिर है कि अगर मटर्नल एज 40 ईयर से ज़्यादा हो, अगर प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो, कोलेक्टेशन ऑफ यूटा हो, बीपी 160 से ज़्यादा रहता हो अर्ली प्रेगनेंसी में भी, जबकि बीपी कम होना चाहिए था अर्ली प्रेगनेंसी में, बीएमआई 35 से ज़्यादा हो, प्रीवियस प्री क्लैम्पशिया और एंटी फॉस्फोलिपिड, आपने नोटिस किया होगा ये सारे वही रिस्क फैक्टर हैं जो रिस्क फैक्टर हम ज़्यादातर पढ़ के आए पीछे प्री क्लैम्पशिया के लिए, तो वही उसने यहाँ पे बता दिए। तो ये अगर चीज़ें होंगी, औरत जो है ना वो ओबीस है, उसको हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, और उसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, उसमें प्रेगनेंसी मल्टीपल है, यानी 2 या 3 बच्चे हैं, और जो उसको डायबिटीज़ है, उसका जो है ना एज भी ज़्यादा है, किडनी का भी मसला है, इस तरह की फीमेल आप कंसीडर करें, उसकी पिक्चर अपने माइंड में कंसीडर करें, तो उससे आप सारे रिस्क फैक्टर याद रख लें कि इसको प्रीक्लेम्शिया हो सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का, उसमें उसको इसी में डिस्कस कर लेते हैं, और फिर वो लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है ना, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम इसको डिफाइन करते हैं कि फेलियर ऑफ अ फीटस टू अचीव इट्स जेनेटिक ग्रोथ पोटेंशियल, यानी जो उसके ग्रोथ पोटेंशियल उस टाइम पे होना चाहिए था वो पोटेंशियल वो अचीव नहीं कर पाता, उसको हम नाम देते हैं जी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का। अब इसकी वजह से क्या होता है कि फीटस छोटा रह जाता है, तो वो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज हो जाता है। अब स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी फीटस का वेट अगर उसके नॉर्मल जो उस टाइम वेट होना चाहिए था उसके 10 सेंटाइल से कम हो, तो उसको स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज कहते हैं। हमने इन दोनों टर्म्स को कंफ्यूज नहीं करना। जो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है उसमें समझ आया कि कोई पैथोलॉजी है, कोई मसला है जिसकी वजह से फीटस ग्रो नहीं कर पा रहा, फीटस की ग्रोथ नहीं हो रही, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज में मसला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज सिंपल भी हो सकता है कि बच्चा कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल है, कि उनकी जो है वो जीन्स में हाइट ही छोटी होती है, इस तरह का कोई सीन है, क्योंकि पैथोलॉजी नहीं है बट उसकी वैसे ही हाइट कम है, तो वो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि हर तरह का जो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, एवरी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कैन लीड टू स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। ठीक है, जितनी भी फीटल ग्रोथ हो सकते हैं, कुछ किस्म की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऐसी होती हैं जिनमें जो है ना वो शुरू शुरू में स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज नहीं होता, बट एट द एंड उसने स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज हो ही जाना है, क्योंकि जब उसने उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो जानी है, उसकी ग्रोथ ही नहीं होनी, तो उसका हाइट भी कहाँ भी बढ़नी है, फिर उससे स्मॉल ही हो जाना है। लेकिन मतलब हम कह सकते हैं कि एवरी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इज स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, बट एवरी स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज इज नॉट फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो जब स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज जरूरी नहीं है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ही हो, कोई पैथोलॉजी हो, वो बाजूकात नॉर्मल भी हो सकती है, विदाउट एनी पैथोलॉजी भी हो सकती है। तो इस तरह से दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है और याद भी रखना है। अच्छा, अब कुछ उसने कहा कि जी आपने याद रखना है कि कुछ स्मॉल फॉर जेस्टेशनल फीचर्स फीटसेस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल होते हैं, उनकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ होता, कोई उनका पैथोलॉजी नहीं होती। लेकिन जब भी बात आ जाएगी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की, तो वो इंडिकेट करेगी क्योंकि पैथोलॉजी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसने ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि कुछ फीटल ग्रोथ के जो फीटस होंगे वो एक्चुअली स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज नहीं होंगे, मतलब शुरू शुरू में नहीं होंगे, बट एट द एंड उन्हें भी जाकर अपना ग्रोथ पोटेंशियल जब उनका फुलफिल नहीं होगा तो वो भी स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज हो जाएंगे। अच्छा, फिर वो बता रहा है कि बहुत सारी वैरायटी है रीजंस की जिनकी वजह से बेबी जो है ना वो उसमें ये मसला आता है। कंजेनिटल एनोमलीज हो सकती हैं, कोई फीटस का इन्फेक्शन हो गया, कोई क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज़ थी, और लेकिन कुछ बेबीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल भी हो सकते हैं, कुछ जो है वो एफजीआर के बाद सेकेंडरी टू एफजीआर स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, और एफजीआर जो है ना ये बहुत मसले की बात है, क्योंकि ये न्यू नेटल इन्फेंट मोटिलिटी मोर्बिडिटी को बहुत इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और इसमें आपको जो है ना वो बेबीज़ के लुक आफ्टर के लिए एडिक्वेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। मतलब ये सारी जनरल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस जो इंपॉर्टेंट था ना वो ये था कि आपको डिफरेंशिएट करना आ रहा है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में और स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। आपको ये समझ आ रहा है कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में हमेशा कोई पैथोलॉजी होगी, लेकिन स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज विदाउट पैथोलॉजी भी हो सकती है। अब हम इसके etiology की तरफ आ जाते हैं। जो मेन हमारा क्वेश्चन है वो ये कि कॉजेज क्या हैं, क्यों फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगी, क्यों वो ग्रो नहीं कर पा रहा, क्यों उसकी डेवलपमेंट नहीं सही से हो रही, क्या मसला है, किसने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो उसमें 3 तरह के 3 से 4 उसने क्लासेस बना ली। सबसे पहले तो फीटस का अपना ही ग्रोथ पोटेंशियल रिड्यूस हो गया है, दूसरा कुछ मटर्नल फैक्टर है, तीसरा प्लेसेंटल फैक्टर है, ठीक है, चौथा रिड्यूस्ड फीटल ग्रोथ स्पोर्ट। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सबसे पहले कि फीटल ग्रोथ पोटेंशियल क्यों कम हो गया है। एनियोप्लीडी, मैंने कहा था कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, वो भी करवा देती है, तो कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी थी, सिंगल जीन डिफेक्ट, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, यानी उसमें रीनल एजेनेसिस है, किडनी नहीं बने सही से, इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, और इनकी वजह से फिटनेस की ग्रोथ नहीं होगी। क्या चीज़ें हैं? कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, या तो क्रोमोसोम का नंबर खराब है, या उसका स्ट्रक्चर खराब है, या उसमें सिंगल जीन डिफेक्ट है कोई। दूसरा, कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है बच्चों बच्चे में फिटस में, उसमें किडनी नहीं बने, जब किडनी नहीं बने तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा, जब एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, या कोई इंटरयूटेराइन इन्फेक्शन हो गया।
नेक्स्ट जी मैटरनल फैक्टर कौन से, अंडर न्यूट्रिशन, माँ जो है ना वो सही से डाइट ही नहीं ले रही, ठीक है, तो बच्चे को न्यूट्रिशन फिर कहाँ से मिलेगी। मैटरनल हाइपोक्सी है, जब मैटरनल हाइपोक्सी है तो वो फिर यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन भी जो है वो उसमें भी परफ्यूजन रिड्यूस हो जाएगी, उसमें भी ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। माँ कोई ड्रग्स ऐसी ले रही है, अल्कोहल यूज़ करिए, कोकेन, सिगरेट, इस तरह की अब्यूज़ में वो है, तब भी जो है ना वो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगी। प्लेसेंटल फैक्टर, रिड्यूस्ड यूट्रो प्लेसेंटल परफ्यूजन। अब रिड्यूस कब होगी यूट्रो प्लेसेंटल परफ्यूजन, प्री क्लैम्शिया में। अब आपको समझ आएगी कि प्री क्लैम्शिया में मैंने क्यों कहा था कि प्री क्लैम्शिया यूजुअली अकम्पनीड बाय फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इस तरह से चीज़ों को इंटरलिंक करने से वो चीज़ें समझ भी आ जाती हैं और फिर याद भी रहती हैं। तो जब आप प्री क्लैम्शिया को डिस्कस करोगे आप ये बता सकते हो कि इसमें फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है। आपसे अगला क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों इसमें फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन क्यों होगी, क्योंकि इसमें जो है वो ट्रोफोप्लास्ट ने सही से इन्वेट नहीं किया, जब उसने सही से इन्वेट नहीं किया तो यूट्रोप्लेसेंटल परफ्यूजन कम हो गई है, जिसकी वजह से फीटस ग्रो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल जेस्टेशन, मल्टीपल जेस्टेशन में भी यही होगा ना कि यूट्रोप्लेसेंटल परफ्यूजन कम हो जाएगी, बच्चे को सही से सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 से 3 हम कैंडिडेट है। रिड्यूस्ड फीटोप्लेसेंटल परफ्यूजन, जो पहले हमने कोर्सेज देखे थे उनमें यूट्रोप्लेसेंटल परफ्यूजन कम है, ब्लड सही से प्लेसेंटा के पास आ ही नहीं रहा। अब जो है ना वो फीटो प्लेसेंटल है कि प्लेसेंटा के पास तो ब्लड आ रहा है, प्लेसेंटा से फीटस तक नहीं पहुंच पा रहा है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम की वजह से कि एक फीटस दूसरे को अपना ब्लड देता जा रहा है, या सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी की वजह से। तो ये कॉजेज जो है मैंने आपको डिटेल में बताए हैं, इनको आपने याद, पहले फीटस से रिलेटेड याद रखें, क्रोमोसोम कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई इन्फेक्शन या कोई स्ट्रक्चर का मसला। फिर मदर के याद रखें, न्यूट्रिशन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, या कोई ड्रग्स ले रही है। फिर प्लेसेंटा के याद रखें, या तो प्लेसेंटा सही से ब्लड ले ही नहीं रही, उसने सही से आर्टरी को इन्वेड ही नहीं किया, या उसको मल्टीपल जेस्टेशन थी, या फिर वो ले तो रही है ब्लड फीटस तक ही नहीं पहुंच रहा, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी थी, या ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम था। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपने कॉजेज याद रखने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आ जाती है जी पैथोफिजियोलॉजी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की। अब ना हमने इसको डिवाइड कर दिया सिमेट्रिकल में, एसिमेट्रिकल में। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ ऐसी है कि सिमेट्रिकल में ये होगा कि फीटस पूरे का पूरा रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब उसका ये नहीं है कि उसका एब्डोमेन बहुत छोटा है और सर बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है, सर भी छोटा है, एब्डोमेन भी, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस भी कम है, हेड सर्कमफेरेंस भी कम है, उसकी लेंथ भी कम है, सारी चीज़ें कम है। फिर हम उसको कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल, इसमें ना फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हुई है। एसिमेट्रिकल केस में ये होगा कि उसका हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल आ रहा है, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस बहुत कम है। इस केस में ये होगा कि एसिमेट्रिकल है। अब आपको क्या इन दोनों चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं, सिमेट्रिकल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देके आपके माइंड में क्या आता है और एसिमेट्रिकल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देके आपके माइंड में क्या आता है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जो तो होती है ना सिमेट्रिकल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, वो नॉर्मली होती है डायरेक्टली उन कॉजेज की वजह से जो फीटस की ग्रोथ को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, यानी जो फीटस से रिलेटेड है, जैसे क्रोमोसोम डिसऑर्डर या इन्फेक्शन, यही दो थे ना जो डायरेक्टली फीटस से रिलेटेड थे जब मैंने आपको फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के कॉजेज बताए। तो फीटस से रिलेटेड हमने दो देखे थे, या तो क्रोमोसोम में कोई मसला है, या फिर जो है ना वो क्या है कि फीटस का कोई इन्फेक्शन है। तो यही दो कॉजेज हैं जो कि क्या करवाएंगे, सिमेट्रिकल, पूरे का पूरा फीटस जो है ना उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हुई है। और जो एसिमेट्रिकल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है वो उन कॉजेज में होगी जो एसोसिएटेड है यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी के साथ, ठीक है, यानी जो प्लेसेंटा रिलेटेड कॉजेज है जिनमें ब्लड सही नहीं मिल रहा, उन केसेस में अब होगा क्या कि फीटस को ऑक्सीजन ट्रांसफर कम हो जाएगा। अब फीटस जो है ना ऑक्सीजन ट्रांसफर उसमें कम है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से ज़्यादा उसमें जमा होते जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन उसमें कम है, इसकी वजह से उसकी जो कैरोटिड बॉडी है वो स्टिमुलेट हो जाएंगी जैसे एक नॉर्मल पर्सन की होती है। जब वो स्टिमुलेट होंगी तो वो क्या करवाएंगी, वो कुछ ऐसे ना मैकेनिज्म करवा देंगी कि जो वेजोडाइलेशन हो जाएगी ब्रेन में, मायोकार्डियम में, एड्रिनल ग्लैंड में, और वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी किडनी में, सबक्लैंक्निक वेसल्स में, लिम्स में और सबक्यूटेनियस टिश्यू में, यानी वो ना एसेंशियल ऑर्गन की तरफ सप्लाई मेंटेन करने के लिए वहाँ वेजोडाइलेशन करवा देगी। और जो ऑर्गन इतने एसेंशियल नहीं है, जैसे स्किन है, जैसे जीआईटी है, जैसे जो है वो सबक्लैंक्निक वेसल्स हैं, इनकी तरफ जो है ना वो क्या होगा कि सप्लाई कम कर दी जाएगी। फिर उस केस में मैंने कहा कि हेड सर्कमफेरेंस तो नॉर्मल आएगा, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस कम आएगा। तो इस तरह से एसिमेट्रिकल ग्रोथ होगी। अच्छा, आगे वो बता रहा है कि जब इस तरह के जो फीटस होते हैं ना इनमें ना सर्कुलेटरी कुछ चेंजेस देखे गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब एसिमेट्रिकल ग्रोथ हो रही होती है ना तो दिखने में तो फर्क नजर आ रहा होता है लेकिन कुछ सर्कुलेटरी चेंजेस भी नजर आते हैं। वो सर्कुलेटरी चेंजेस क्या होते हैं, हम देखते हैं कि इनमें ब्रेन स्पेरिंग हो गई है, और एब्डोमन जो है ना वो उसकी उसका सर्कमफेरेंस कम है, उसकी स्किन थिकनेस कम है, ये तो चीज़ हमने देख ली। लेकिन दूसरे चेंजेस, अच्छा सर्कुलेटरी चेंजेस क्या है, वो चेंजेस ये हैं कि जो आपको अगर नॉर्मल फीटस की सर्कुलेशन आती है ना फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी। नॉर्मल जो फीटस की सर्कुलेशन है वो ये होता है कि जो अम्बलाइकल वेन है ना वो, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती है प्लेसेंटा से, वो ना अब अम्बलाइकल वेन जो आती है ना वो लीवर के पास आती है। जब वो लीवर के पास आती है ना तो जो 50% ब्लड, मतलब टोटल वो 100% ब्लड है, उसमें जो 50% ब्लड है ना वो उस वेन का चला जाता है राइट एट्रियम में डायरेक्टली। कैसे डायरेक्टली चला, मतलब लीवर को, लीवर से गुजरा ही नहीं, वो डायरेक्टली चला गया। डायरेक्टली कैसे चला गया, डक्टस विनोसिस के जरिए, इसीलिए अल्लाह ने डक्टस विनोसिस बनाई है। वो डक्टस विनोसिस क्या करती है, वो अम्बलाइकल वेन से डायरेक्टली ब्लड लेकर इन्फीरियर वेना क्यूबा में एंटर करा देती है, और वो डायरेक्टली जो है ना वो राइट एट्रियम में पहुंच जाता है। बाकी जो 50% है वो लीवर के पास जाता है, लीवर से होकर फिर वो पोर्टल वेन में एंटर होता है, मतलब उसकी लीवर की वेन में एंटर होता है, तो वो इस तरह से सर्कुलेशन चलती है।
और जब जो है वो फीटल हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा, तब क्या होगा कि जो ज़्यादातर वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल में लेकर आएगी वो डिलीवर कर देगी उसको डक्टस वेनोसिस को, और लीवर के लिए बचेगा बहुत थोड़ा, तो ये सर्कुलेटरी चेंजेस आएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं इतना इनका मतलब हो रहा तो आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। अब कुछ आएंगे जी मेटाबॉलिक चेंजेस। हमने जो है वो ये भी देख लिया कि सर्कमफेरेंस में क्या चेंज आएगा, ये भी देख लिया कि सर्कुलेटरी चेंज क्या आएगा, कि लीवर को भी ब्लड बहुत कम मिलेगा। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस क्या आएंगे। मेटाबॉलिक चेंजेस ये आते हैं कि ना, अच्छा मेटाबॉलिक चेंजेस कैसे देखे गए कि एंटीनेटल फीटल का ब्लड सैंपलिंग की गई और देखा गया कि उसमें न्यूट्रिएंट एक तो बहुत कम है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड वगैरह कम है, दूसरा उसमें थायरोक्सिन और इंसुलिन का लेवल बहुत कम है, लेकिन उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड का और कैटाकोलामिन का लेवल ज्यादा था। तो यहाँ से पता चला कि कोर्टिकोस्टेरॉइड और कैटाकोलामिन कहाँ से बनते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से बनते हैं। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो बना रहा होता है जी कोर्टिकोस्टेरॉइड, और जो एड्रिनल मेडुल्ला है वो बना रहा होता है कैटाकोलामिन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। तो इससे समझ आ रही है कि एड्रिनल ग्लैंड की सप्लाई भी फीटस मेंटेन कर रहा होता है। फीटस जो है वो ब्रेन के साथ, हार्ट के साथ एड्रिनल ग्लैंड की सप्लाई भी मेंटेन कर रहा होता है, इसीलिए उसके ब्लड में इनके लेवल तो ज़्यादा है, लेकिन इंसुलिन, थायरोक्सिन और न्यूट्रिएंट के लेवल कम मिलते हैं। तो ये मेटाबॉलिक चेंजेस हैं जो कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में आते हैं। अब इवेंचुअली क्या होगा, एट द एंड क्या होगा कि इतनी देर तक हाइपोक्सिया रहेगा फीटस का, तो एसिडीमिया डेवलप होना शुरू होगा। नॉर्मल पर्सन में भी यही होता है ना, जब हमें हाइपोक्सिया हो किसी बॉडी ऑर्गन का, तो अब लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू होता है, एसिडोसिस शुरू हो जाती है। तो फीटस में भी यही होगा कि उसमें एक तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, साथ ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाएगी। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में क्यों था, क्योंकि मैंने बताया था कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सक्रीट नहीं हो पा रही, कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी में जमा हो रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस करा देगी। दूसरा उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी शुरू हो गई है हाइपोक्सिया की वजह से। तो जैसे ये प्रोलॉन्ग करेंगे तो इंट्रायूटेराइन डेथ करवा सकते हैं फीटस की। इस तरह से फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो है वो इंटरमिटेंट डेथ की तरफ लेकर जा सकती है। अच्छा, अगर हमने फिटस को एट द टाइम यानी जल्दी से रिमूव ना किया, डिलीवरी इंड्यूस करवा। चलिए आगे आ जाती है जी इसकी मैनेजमेंट। इसकी डिटेल में हमने पैथोफिजियोलॉजी और जो चेंजेस आने हैं और जो इसके कॉजेज है वो सब देख लिया है। अब हमने इसकी मैनेजमेंट देखनी है। वो कह रहा है कि बड़ी ऐसा डायग्नोसिस जो बड़ा केयरफुल बनाना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को भी फीटस को अल्ट्रासाउंड करके कह देना कि ये जो है ना ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है। बहुत केयरफुली डायग्नोसिस बनता है। पहले ये देखा जाता है कि क्या उसकी जेस्टेशनल एज हम एक्यूरेट असेस कर रहे हैं। उसकी जेस्टेशनल एज उतनी है, ये तो नहीं है कि हम कह रहे हैं जेस्टेशनल एज इसकी 20 वीक है, असल में उसकी जेस्टेशनल एज 15 वीक हो, इसीलिए वो छोटा लग रहा हो। तो एक्यूरेट असेस करनी है जेस्टेशनल एज। दूसरा आपने देखना है कि क्या वाकई वो स्मॉल है, फीटल स्मॉलनेस को रिकॉग्नाइज करना है। तो ये दोनों काम करने के बाद अब आप कैसे उसकी जो है ना वो असेस करोगे जेस्टेशन एज, कैसे असेस करोगे। वो कह रहा है कि 13 वीक से पहले पहले 13 वीक प्लस 6 डेज से पहले पहले अगर हम जेस्टेशनल एज डिटरमाइन करने के लिए कोई स्कैन करें ना, अब आपको याद आएगा वो डेटिंग स्कैन 11 से 13 वीक के दरमियान ही किया जाता है ना। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें फीटल क्रोन रम्प लेंथ को यूज़ करते हैं फीटस की जेस्टेशनल एज मेजर करने के लिए, CRL को, क्रोन रम्प लेंथ, ठीक है। और अगर यही स्कैन जो है वो 13 वीक प्लस 6 डेज से 20 वीक्स के दरमियान किया जाए फीटल की जेस्टेशन एज मेजर करने के लिए, तो तब जो है ना वो हम यूज़ करते हैं हेड सर्कमफ्रेंस को, ठीक है, 20 वीक्स तक। और अगर 20 वीक्स के भी बाद हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं फीटल की जेस्टेशनल एज, तब हमें एक से ज़्यादा पैरामीटर यूज़ करने पड़ेंगे। तब हम सिर्फ एक पैरामीटर पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि तब वेरी कर रही होती हैं चीज़ें। तो हम उसका बायोपेराइटल डायमीटर देखेंगे, हेड सर्कमफ्रेंस देखेंगे, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस देखेंगे और फीमेल की लेंथ देखेंगे। तब हम 3 से 4 पैरामीटर देखेंगे और फिर उसकी जेस्टेशनल एज डिटरमाइन करेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो सीरियली करनी होती हैं, सेट टाइम, यानी हम हर जो है ना वो 2 वीक्स के बाद उसकी मेजरमेंट लेंगे, सीरियल मेजरमेंट लेंगे, और फिर देखेंगे कि फीटस ग्रो कर रहा है कि नहीं। हमने इस हफ्ते ली, फिर 2 हफ्ते बाद दोबारा ली, फिर 2 हफ्ते बाद दोबारा ली। 2 हफ्ते से उसको जो है ना वो कम नहीं करने की जरूरत, क्योंकि 2 हफ्ते से कम तो कोई चेंज होना ही नहीं है ना, कि आप हफ्ते बाद लेते हो आपको चेंज ही नहीं हो रहा, तो फिर तो ये मसले की बात है ना। 2 हफ्ते बाद या 2 से 4 के दरमियान इतना गैप आपने देना। फिर जो है ना आप देखो कि भाई इसकी तो मैं 8 हफ्तों से ले रहा हूँ लेकिन इसकी तो ग्रोथ नहीं हो रही, ये तो बढ़ नहीं रहा, ठीक है। इस तरह से फिर सीरियल मेजरमेंट लेके उसका फैसला करते हैं। अच्छा, अब जो सीरियल अल्ट्रासाउंड आपने की, सीरियल अल्ट्रासाउंड जो है वो परफॉर्म की जाती है उन प्रेगनेंसीज की जो रिस्क पे होते हैं, मतलब सबकी करने की जरूरत नहीं होती, जो एट रिस्क प्रेगनेंसी है उनमें हम सीरियल मेजरमेंट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन याद आता है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी प्रेगनेंसीज है जो एट रिस्क पे हैं, जिनकी हमें सीरियल अल्ट्रासाउंड करके सीरियल लेंथ मेजर करके जो है ना वो उसका हिसाब लगाना है। तो वो वाली प्रेगनेंसी जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। मैंने आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ है, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन डेवलप हो सकती है, पेरीनेटल मोटिलिटी डेवलप हो सकती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। हिस्ट्री यदि फेटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की प्रीवियस प्रेगनेंसी में, आप कोई भी डिसऑर्डर पढ़े हो, आप प्रीक्लैम्पशिया पढ़े हो, आप कोई भी पढ़े हो, उसमें अगर आपको प्रीवियस प्रेगनेंसी में ऐसी कोई हिस्ट्री मिल रही है तो इस प्रेगनेंसी में उसका रिस्क बढ़ जाता है। करंट हैवी स्मोकर है, स्मोकिंग से फेटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वुमेन जो है उसमें कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम है, या प्रेगनेंसीज ऐसी हैं जहाँ पे सिम्फीजियो फंडल हाइट जो है वो लेस आ रही है। तो ये सारी जो केसेस हैं इनमें रिस्क पे है फेटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। आपको समझ आना चाहिए कि आपको सीरियल अल्ट्रासाउंड करके कंपेयर करनी है लेंथ।
अच्छा, जब आपने एक दफ़ा डायग्नोसिस बना लिया, ये तो हमने सारा देख रहे थे कि डायग्नोसिस बनाना कैसे है, उसकी अल्ट्रासाउंड कर रहे थे सीरियल, अब हमने डायग्नोसिस बना लिया कि हाँ जी, जी, ये स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज ही है। अब तक हमारा जो डायग्नोसिस है वो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज का बनेगा, अभी हम ये नहीं बना रहे कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी जेस्टेशनल एज के हिसाब से लेंथ कम आ रही है, तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज का हमने डायग्नोसिस बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने ये डिसाइड करना है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल है या कोई पैथोलॉजी है जिसने फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन करवाई है और उसकी वजह से ये स्मॉल है। तो अब हमने ये डिफरेंशिएट करना है कि क्या ये एफजीआर है या ये सिंपली जो है ना वो एस डी है, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है, विदाउट एनी पैथोलॉजी, जस्ट ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फिर अब हमने ये जो है ना वो करना है फैसला। राजू बता रहा है कि इसके लिए आप कॉम्प्रिहेंसिव अल्ट्रासाउंड करते हो, उसकी डिटेल में एनोटमी देखते हो डिफरेंट उसके ऑर्गन्स की, और अगर आपको सिमेट्रिकल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन मिल जाए तो आप पेरेंट को काउंसिल करते हो, क्योंकि हमने देखा था कि सिमेट्रिकल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का मेजर जो कॉज था वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है। तो आपने फीटस की ना उसकी पेरेंट की काउंसलिंग करनी है कि जेनेटिक डिफेक्ट हमें लग रहा है, और उनको जो है ना वो बताना है इस चीज़ का, और उनसे ये आपने कहना है कि अब हमें कंसेंट चाहिए क्योंकि हम कोई इन्वेसिव टेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हम अल्ट्रासाउंड पे और सिर्फ ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देकर तो ये फैसला नहीं कर लेंगे ना कि इसमें कोई जेनेटिक कॉज है, लेकिन हम ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देकर ये हिंट जरूर ले लेंगे कि ये जेनेटिक कॉज हो सकता है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। फिर पेरेंट्स की, मेरे मुंह में ना बार बार आ रहा है, फीटस की काउंसलिंग करेंगे हम, पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे और पेरेंट्स से जो है ना वो हम कंसेंट लेंगे इन्वेसिव टेस्ट के लिए, एमनियोसेंटेसिस के लिए, या फ्लूइड फीटस की कैरियोटाइपिंग के लिए। ठीक हो गया। अब आपने ये करने हैं प्रोसीजर और देखना है कि क्या वाकई में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है। ये तो वो वाला केस था कि जब सिमेट्रिकल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। अब जरा दूसरे केस की तरफ आ जाएं कि अगर एसिमेट्रिकल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, उस केस में अब आपको पता है कि यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, ये स्मॉल होंगे, इनमें मतलब ये होगा कि एब्डोमेन इनका छोटा होगा और लिगोहाइड्रोमिनोस भी होगा और अम्बिलिकल आर्टरी की रेजिस्टेंस हाई होगी। जो होते हैं ना सिमेट्रिकल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वाले, उनमें एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मली होता है, लेकिन जो ये एसिमेट्रिकल वाले होते हैं इनमें एमनियोटिक फ्लूइड भी कम होता है और लिगोहाइड्रोमिनोस होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो लिगोहाइड्रोमिनोस वाले होते हैं ना उनमें तो आपको पता है कि ब्लड कम है, इसलिए वो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, उनमें यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है। तो जब उन्हें यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है तो किडनी की परफ्यूजन तो वो कम करवा देते हैं, वो किडनी की परफ्यूजन तो मेंटेन नहीं करता, वो एड्रिनल ग्लैंड की, ब्रेन की और हार्ट की परफ्यूजन सिर्फ मेंटेन करता है, बाकी वो सबकी कम करवा देता है। जब किडनी की परफ्यूजन कम होगी तो किडनी जो है ना वो इम्यूनिटी फ्लूइड बना नहीं पाएगी, तो लिगोहाइड्रोमिनोस हो जाएगा। लेकिन सिमेट्रिकल के केस में ऐसा नहीं है, सिमेट्रिकल केस में पूरी बॉडी के साथ एक जैसा ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्योंकि क्रोमोसोमल मसला है, इस वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रही, वरना ब्लड और सब कुछ ठीक है, न्यूट्रिएंट ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है, इसलिए उसमें लिगोहाइड्रोमिनस डेवलप नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एसिमेट्रिकल अगर आपको मिल रहा है तो आपको समझ आ रहा है कि यूट्रोप्लेसेंटल डेफिशिएंसी है, और ऐसी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो कि यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से उसका हमारे पास कोई एज सच ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। मतलब हमने सिमेट्रिकल केस में तो कहा था ना हम इन्वेसिव टेस्ट करेंगे और डायग्नोसिस अपना बनाएंगे, लेकिन इस केस में हमारे पास फर्दर कोई काम नहीं है कि हम क्या करें। और हम इस केस में सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है, लाइक अगर फीमेल अल्कोहल यूज़ करी है, फीमेल स्मोकर है, तो फिर उसको हम एडवाइस कर सकते हैं कि तुम ये फैक्टर छोड़ दो, स्मोकिंग छोड़ दो, अल्कोहल छोड़ दो, ड्रग अगर तुम ले रही हो कोई तो छोड़ दो। ठीक है, और उसकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखेंगे, अगर वो अंडर न्यूट्रिशन है उसको न्यूट्रिशन देंगे, अगर कोई कोई भी मसला है उसके साथ तो उसको ट्रीट करेंगे। फिर जो है ना वो लो डोज एस्पिरिन का थोड़ा बहुत रोल देखा गया है, लो डोज एस्पिरिन का हमने प्री क्लैम्पशिया में भी देखा था कि थोड़ा बहुत रोल है, इसमें भी वो कह रहा है कि इसका थोड़ा बहुत रोल देखा गया है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में दे करके इसका ये जो है एफजीआर को प्रिवेंट कर सकता है। अब आगे वो वाली फीमेल जिनमें फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कंफर्म हो चुकी है, लेकिन अभी वो फीटस इतना छोटा है कि हम प्री मेच्योर डिलीवरी नहीं करवा सकते, उन्हें हम सवेर आज जो है ना उनको गाइड करेंगे कि आपने कंप्लीटली बेड रेस्ट करनी है। इससे ही हो सकता है कि जो ना फीमेल का अपना ब्लड का यूज़ ज़रा कम होगा और ज़्यादा प्लेसेंटा की तरफ ब्लड जाएगा, और जो है ना वो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी ज़रा ठीक हो सकती है, लेकिन इसका भी कोई ना ऐसा फ़ायदा नज़र नहीं आया, लिमिटेड सा इफेक्ट नज़र आया। अच्छा, उसके बाद अब हम ये सब कर रहे हैं इसलिए ताकि मैच्योरिटी हम अचीव कर सकें और ज़रा लंबा हम प्रेगनेंसी को कर सकें और ज़रा लेट जाके हम डिलीवरी करवा सकें कि फीटस मैच्योर हो जाए और प्री मैच्योरिटी की वजह से उस बेचारे की डेथ ना हो जाए, कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन तो बच जाए लेकिन प्री मैच्योरिटी से डेथ हो जाए। लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग कर रहे हो प्रेगनेंसी को और फिटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का डायग्नोसिस बनाने के बावजूद, वरना ये एक इंडिकेशन है डिलीवरी इंड्यूस करवाने की, लेकिन फिर भी आप डिलीवरी इंड्यूस नहीं करवा रहे हो और इसको थोड़ा डिले करना चाह रहे हो, तब आपको इंटेंसिव फिटल सर्विलेंस करनी पड़ेगी, बहुत इंटेंसिव मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। और ये मॉनिटरिंग कैसे करनी है वो कह रहे हैं हमने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया, तो मैं भी वही कहूँगी कि ये मॉनिटरिंग कैसे करनी है ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में ऑडियोज़ में बता दिया। ठीक है, आप वो वाली सुने जाकर। अच्छा, प्रोग्नोसिस की बात करते हैं। जो प्रोग्नोसिस एफजीआर की वो डिपेंड करती है कोर्स पे, इतने सारे हमने इसके कोर्सेज देखे हैं, कोर्स पे डिपेंड करती है, सेवेरिटी पे डिपेंड करती है, जेस्टेशन पे डिपेंड करती है। अगर तो जो है वो कंजेनिटल डेफिशिएंसी की वजह से एफजीआर हुआ है, किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से हुआ है, तो फिर जो है ना वो उसका प्रोग्नोसिस अब आप खुद ही हिसाब लगा लें कि एबनॉर्मेलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्या एबनॉर्मेलिटी है। अच्छा, अपना एक टेबल आगे बना हुआ है सर्विलेंस ऑफ एफजीआर फीटस। हमने ये कहा ना कि अगर हमने प्रेगनेंसी को थोड़ा लंबा लेकर चलना है और डिलीवरी को थोड़ा डिले करना है, तो उस केस में मतलब डायग्नोसिस एफजीआर का बनाने के बाद उस केस में हमें सर्विलेंस करनी है। तो वो सर्विलेंस कैसे होगी, हमें सीरियल बायोमेट्री और सीरियल एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम मेजरमेंट करनी है।
2 वीक के इंटरवल से जो है ना वो कम नहीं करना, और 2 वीक के इंटरवल पे हमने उसका सीरियल जो है ना वो लेंथ भी मेजर करते रहना, उसका एमनियोटिक फ्लूइड भी मेजर करते रहना। उसके बाद अम्बिलिकल आर्टरी का डोपलर करना है, ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर वेवफॉर्म एनालिसिस करना है, और अगर इसका रिवर्स फ्लो आ जाए या एब्सेंस फ्लो आ जाए तो ये शो कर रहा होता है कि अब जो है ना वो आपको डिलीवरी करवानी पड़ेगी। ठीक है। उसने कहा कि कुछ केसेस में हमने ये करके देखा कि बच्चा भी बहुत प्री टर्म है, इसकी डिलीवरी अगर करा दी तो इसकी प्री मेच्योरिटी की वजह से डेथ हो जानी है, और उसका डोपलर भी अब नॉर्मल आ गया। तो हमने सोचा कि किसी और आर्टरी का डोपलर करके देखते हैं, लेकिन उसका ऐसा कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। ज़्यादा जो फ़ायदा वो अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर का ही होता है। फिर फीटल कार्डियोटोकोग्राफी भी आप कर सकते हो सर्विलेंस के लिए। चलें, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हमने जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है ना, वो मेरी कोशिश है हम लेबर पढ़े, क्योंकि मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी वैसे नेक्स्ट आ रहा है, लेकिन ये इतना कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। करवाऊंगी तो मैं ये भी, इसमें भी हम देखेंगे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन पहले हम लेबर को डिस्कस करें, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो थोड़ा लंबा भी है, उसका टाइम बड़ा लगना है। तो नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों लेबर को डिस्कस करें, उसके बाद जो है ना फिर हम ये मेडिकल कॉम्प्लिकेशन करें प्रेगनेंसी की।